myself Mohammad Yusuf, teacher at Government High School Lamkor. तो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़े, इसके बाद जो है कुछ टॉपिक जो है क्लियर किए, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो देखो कि जब कभी भी हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, दिस रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर के अंदर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी फ्लो ऑफ करंट को जो है ये अपोज करते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दैट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर एक ऐसा खुसूसियत बाय विच it oppose the flow of current, यानी फ्लो ऑफ करंट को जो है अपोज करना, दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है अपोज करना। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। इसका जो SI यूनिट है वो हमारा ओम्स है, एंड दिस ओम इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इसको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ओमेगा से। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर ये है, द फैक्टर विच depend upon the resistance of a conductor, and that factor is first length of conductor, second factor है area of cross section, third factor है nature of conductor, and the last factor is temperature। यानी 4 ऐसे फैक्टर्स हैं विच डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमने कहा लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, resistance of a conductor is directly proportional to length of conductor. That means R is directly proportional to L. That इसका कहने का मतलब है with increase in the length of conductor the resistance also increase, with decrease in the length of conductor the resistance also decrease। तो resistance of a conductor हमेशा डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर। किस तरीके से? अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर को अगर हम डिक्रीज करें तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर भी क्या होना चाहिए? डिक्रीज करते हैं। तो सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। And this resistance of a conductor is inversely proportional to area of cross section of the conductor। याद रखना कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। दैट मींस विथ इंक्रीज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करेंगे। अगर तुम क्या करते हो? इंक्रीज करते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर को, तो रेजिस्टेंस जो है उस केस में क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर तुम क्या करते हो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को तुम क्या करते हो? डिक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस जो हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। दिस इज द सेकंड फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। एक तो हमने कहा लेंथ ऑफ कंडक्टर और दूसरा हमने कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। नाउ थर्ड जो फैक्टर है, दिस कॉल्ड नेचर ऑफ कंडक्टर। This is the third factor.
रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर भी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक निक्रोम वायर रखता हूं जिसका लेंथ जो है 1 मीटर के बराबर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है। दिस इज ए निक्रोम वायर, निक्रोम वायर। और दूसरा यहां पे और एक कंडक्टर लेता हूं, दिस इज ए कॉपर वायर, इसका लेंथ भी 1 मीटर रखता हूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर रखता हूं। अब दोनों केस में जो है क्या है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों जो है इक्वल है। अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ दोनों का जो है 1 मीटर के बराबर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, दोनों के अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है। अब डिफरेंस किसके अंदर है, नेचर के अंदर डिफरेंस है। क्यों, इसलिए क्योंकि ये निक्रोम वायर है और ये कॉपर वायर है। अब जब कभी भी इनमें से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे, इट इज फाउंड दैट द निक्रोम वायर हैव हाई रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू कॉपर, यानी निक्रोम वायर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉपर। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर के ऊपर भी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। दिस इज द थर्ड फैक्टर एंड द लास्ट फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर। दैट मीन्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर तुम क्या करते हो, टेम्परेचर को, कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो यहां पे हमारा रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बट इन फ्यू केसेस, जैसे कि एलाइज के केस में क्या होते हैं, अगर तुम क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाते हैं। दिस इज द 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। एक तो ये डिपेंड करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर, दूसरा डिपेंड करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और तीसरा डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द, सॉरी लास्ट जो फैक्टर है वो हमारा टेम्परेचर है। नाउ रेजिस्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टिविटी हमने पहले कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दिस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इक्वेशन सेकंड, ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया। नाउ कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A के बराबर हुआ। दोबारा से यहां पे प्रोपोर्शनलिटी आ गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो हम क्या करते हैं, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A के बराबर हुआ। दिस रो इज ए कांस्टेंट टर्म, ये रो जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है। दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। दैट मीन यहां पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जो है हम कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल किया जाते हैं, रो, दैट रो इज ए कांस्टेंट टर्म एंड दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट निकालना है तो देखो किस तरीके से ऐसा यूनिट निकालते हैं। R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A के बराबर हुआ। ठीक है, तो रो को बाहर निकालो, रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय L के बराबर हुआ। ठीक है, नाउ रो इज इक्वल टू, R मींस रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो हमारा ओम्स है, यहां पे आ गया ओम्स। इसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आ गया हमारा मीटर स्क्वायर। इसके बाद नीचे जो है लेंथ है, लेंथ हम रखते हैं मीटर में, तो यहां से 1 मीटर और मीटर कैंसल, दैट मीन SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। इसका जो SI यूनिट होगा वो हमारा ओम मीटर के बराबर होगा।
द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। नाउ अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये रेजिस्टिविटी होता क्या है। नाउ R इज इक्वल टू दोबारा से रो L डिवाइडेड बाई A के बराबर है, ठीक है। मान लो इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है हमारे पास 1 मीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये कहा कि अगर मान लो लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है हमारे लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है 1 मीटर के बराबर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है किसके बराबर है, 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है। नाउ इन दिस केस R इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, रो 1 डिवाइडेड बाई 1 के बराबर हुआ। दैट मीन R इज इक्वल टू रो के बराबर हुआ। अगर हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। उस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, combination of resistance। combination of resistance means मान लो मेरे पास दो या दो से ज्यादा जो है रेजिस्टेंस हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2 एंड दिस इज रेजिस्टेंस R3। इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। इन रेजिस्टेंस को मैं किस तरीके से कंबाइन कर सकता हूं, अगर मैं क्या करूं, केस फर्स्ट में दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद देयर एंड टू एंड। R1 के एक एंड को जो है R2 के सेकंड एंड के साथ कनेक्ट करूं, इसके बाद R2 के एक एंड को जो है R3 के एक एंड के साथ कनेक्ट करूं, एंड टू एंड कनेक्शन। दैट दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज। इस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। जब कभी भी दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को अगर तुम क्या करते हो, कनेक्ट करते हो एंड टू एंड कनेक्शन, देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज। उस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर मैं क्या करूं, इन तीन रेजिस्टेंस को जो है सिर्फ 2 पॉइंट्स के अंदर जोड़ दूं, पॉइंट A एंड B के अंदर, दैट मीन R1 यहां पे रखूं, दिस इज R1, इसके बाद यहां पे रखूं R2 सेकंड में, इसके बाद यहां पे रखूं R3, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो दो ऐसे तरीके हैं जहां पे मैं दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकता हूं, एक रेजिस्टेंस इन सीरीज और दूसरा जो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर क्या करते हैं, जब कभी भी रेजिस्टेंस के एक एंड जो है दूसरे रेजिस्टेंस के एंड के साथ कनेक्ट करूं, देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर एक या एक से ज्यादा जो रेजिस्टेंस हैं उन सभी रेजिस्टेंस को मैं सिर्फ 2 पॉइंट के अंदर जोड़ दूं, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहते हैं। नाउ resistance in series, resistance in series, पहले ही हमने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर when two or more resistance are connected with their end to end, then the combination of resistance is called resistance in series. Now जब कभी भी रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर जो है बहुत सारे रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज के अंदर जोड़ देते हैं, उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। दैट मीन सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, दैट मीन R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn। दिस n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब कभी भी तुम क्या करते हो, बहुत सारे रेजिस्टेंस को अगर सीरीज के अंदर जोड़ देते हैं, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। दैट मीन R इक्विवेलेंट, दैट मीन टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज के अंदर,
that will be equal to R1 plus R2 plus R3 dash dash Rn. This Rn is the number of resistance which are connected in series. Now इसी को वेरीफाई करते हैं. प्रूफ. मान लो ये हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं. दिस इज R1, इसके बाद दिस रेजिस्टेंस इज R2, यहां पे और एक रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज R3. इन तीनों रेजिस्टेंस को हम बैटरी के अपोजिट टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, एक को नेगेटिव के साथ, एक पॉजिटिव के साथ थ्रू स्विच, इस तरीके से. तो ये आ गया हमारा बैटरी. ठीक है, तीन रेजिस्टेंस. R1 के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय V1. R2 के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू V2. और R3 के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा किसके बराबर है? V3 के बराबर. तो इन तीनों के अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, लेकिन तीनों के अंदर जो है करंट जो है सेम फ्लो कर रहा है. नाउ टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी किसके बराबर होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to sum of all the potential difference. That mean V1 plus V2 plus V3 के बराबर होगा. This equation first. इसको equation first रखो. ठीक है. Now according to Ohm's law में क्या कहते हैं? V is equal to IR. This equation second. ठीक है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर हुआ तो हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस V1 किसके बराबर होना चाहिए? दैट मीन V1 विल बी इक्वल टू करंट I इनटू रेजिस्टेंस R1 होना चाहिए. इसलिए क्योंकि R1 के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा V1 के बराबर है. दिस इक्वेशन थर्ड. ठीक. इसी तरीके से अगर मैं V2 की बात करूं, V2 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? I R2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि V2 जो है पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2 के अंदर. दिस इक्वेशन फोर्थ. नाउ V3 किसके बराबर होना चाहिए? V3 इज इक्वल टू I करंट I इनटू रेजिस्टेंस R3, क्योंकि V3 जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3. दिस इक्वेशन 5. अब तुम क्या करो, इन सभी इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जो है पुट कर दो. Substitute equation second, third, fourth and fifth in equation first. इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करो. शाबाश. तो ये हमारा क्या बना? V के जगह पे हम लिख सकते हैं IR. तो यहां पे आ गया हमारा IR इज इक्वल टू V1 के जगह पे हम लिख सकते हैं IR1. तो यहां पे आ गया हमारा I R1 के बराबर प्लस V2 के जगह पे हम लिख सकते हैं I R2. ठीक है. तो यहां पे आ गया हमारा I R2. इसके बाद V3 के जगह पे हम लिख सकते हैं I R3. ठीक. तो यहां पे IR इज इक्वल टू, इन तीनों के अंदर कॉमन क्या चीज है? I कॉमन है. तो यहां पे रह गया R1 प्लस R2 प्लस R3. तो दोनों साइड से I एंड I कैंसल. तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर हुआ? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हुआ. हैंस प्रूव इट. तो ये हमारा टोटल इक्वेशन निकाला रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर. तो जब कभी भी हम रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करते हैं, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, अगर रेजिस्टेंस को जो है दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को अगर हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, देन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज. उस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो मान लो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है हमारा तीन रेजिस्टेंस है, R1 है, इसके बाद R2 है, इसके बाद R3 है. इन तीनों को जो है सीरीज के अंदर जुड़ा गया है, सीरीज के अंदर कंबाइन किया गया है. अब जो टोटल रेजिस्टेंस है इन तीनों का विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होगा. दैट मींस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होना चाहिए टोटल जो रेजिस्टेंस है. तो इस केस में हमने क्या किया, इन तीनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट तो सेम फ्लो करेगा, लेकिन इन तीनों रेजिस्टेंस का जो है अपना अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा. लेट V1 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, ये हमने रखा. V2 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2. इसके बाद V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R3.
ये हो गया हमारा, ठीक है। V1 के अंदर, R1 के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने कहा रेजिस्टेंस R1 के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने रखा V1, R2 के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने रखा V2, इसके बाद R3 के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने रखा V3। नाउ इस केस में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। दैट मीन टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। दिस इक्वेशन फर्स्ट रखा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या कहते हैं, दैट मीन V इज इक्वल टू IR, ठीक है। दिस इक्वेशन सेकंड, इसको हमने रखा इक्वेशन सेकंड रखा। नाउ अगर मान लो V इज इक्वल टू IR के बराबर होते हैं तो V1 किसके बराबर होना चाहिए, V1 किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V1 विल बी इक्वल टू I इंटू R1 के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स I इंटू R1 के बराबर हुआ। दिस इक्वेशन थर्ड। V2 किसके बराबर होना चाहिए, V2 विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2। दैट मीन यहाँ पे V2 जो बराबर होगा I इंटू R2 के बराबर होगा। दिस इक्वेशन फोर्थ। एंड द लास्ट वन इज V3 इज इक्वल टू किसके बराबर, V3 जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस रेजिस्टेंस R3, तो यहाँ पे V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 के बराबर होगा। दिस इक्वेशन 5। नाउ तुम क्या करो, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट, इन सभी को जो है इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दो। दैट मीन जब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, IR इज इक्वल टू IR1। IR किसकी जगह पे आ गया हमारा, V के जगह पे आ गया हमारा IR, इसके बाद V1 के जगह पे आ गया हमारा IR1, V2 के जगह पे आ गया हमारा IR2 और V3 के जगह पे आ गया हमारा IR3। तो यहां पे हमने लिखा IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 लिखा। तो दोनों साइड से जो है IR है, इन तीनों के अंदर क्या चीज कॉमन है, करंट I कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो। दैट मीन R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। I और I दोनों साइड से कैंसिल हुए तो टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज है।